हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बेसिकली इंडिया की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लेके मोदी ने कुछ चेंजेस किए हैं। अच्छा, उस चेंजेस से जो है बहुत बड़ी कंपनी है अमेजोन, इसको बहुत फर्क पड़ने वाला है क्योंकि अमेजोन इटसेल्फ जो है वो अपना कहते हैं कि शिपमेंट भी करवाता है, अपनी लॉजिस्टिक्स वगैरह सब कुछ करवाता है। तो इसको लेके इंडिया के अंदर अमेजोन को क्या फर्क पड़ने वाला है, आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। मोदी का ऐतिहासिक फैसला, क्या बंद हो जाएगी अमेजन की दुकान? क्या है नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जिसके बाद अमेजन की दुकान भारत में बंद हो सकती है? अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा प्लान लेकर आए हैं मोदी भारत में। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने नया पैंतरा चला है। अब मेक इन इंडिया का सपना होगा पूरा, गांव गांव तक पहुंचेगा अभियान। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी देश को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करवाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। आखिर क्या है नई लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसकी वजह से भारत के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की काया पलट होने वाली है? नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर को यादगार बनाने के लिए उस दिन नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की। उन्होंने कहा, यह विकसित भारत के निर्माण की ओर पहला कदम होगा। उन्होंने कहा, इस पॉलिसी से लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह नीति परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का अंत करने वाली है, अंतिम छोर तक डिलीवरी की गति बढ़ाने और व्यापार के लिए धन की बचत करने वाली है। थोड़ा सा समय दीजिए दर्शकों, आपको ये लॉजिस्टिक का मतलब हम समझा देंगे। थोड़ी देर के लिए बने रहिए, आप समझ जाएंगे कितना अहम फैसला लिया है मोदी जी ने यहाँ पर। दोस्तों, इस बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने से पहले ये जान लीजिए कि लॉजिस्टिक होता क्या है और आखिर सरकार को इसके लिए नई नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी। लॉजिस्टिक का मतलब सरल भाषा में कहें तो माल ढुलाई होता है। भारत में गांव देहातों और दूर दराज के इलाकों में जरूरत की सभी चीज उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए खाने पीने के सामान से लेकर फ्यूल और फैक्ट्रीज के लिए कच्चा माल तक सभी कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। कई बार तो माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है और इस पूरी प्रोसेस में एक लंबा चौड़ा नेटवर्क लगातार एक्टिव रहता है जो कि माल को सही समय पर सही मंजिल तक पहुंचाता है। इस पूरी प्रोसेस को माल ढुलाई या फिर लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। जब दूरी लंबी होती है, जैसे कि विदेश से आने वाले माल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो पहले माल को उस जगह से लाना होता है, फिर उसे स्टोर करना होता है, फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। यह प्रोसेस काफी लंबी और महंगी होती थी। अब तक सबसे ज्यादा महंगा तो फ्यूल पड़ता है, क्योंकि जब माल को सड़कों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो फ्यूल और टाइम दोनों ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा तो टैक्स और रोड टैक्स भी इस प्रोसेस को काफी महंगा बना देते हैं। खासतौर से हमारे देश में लॉजिस्टिक्स काफी महंगा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में लॉजिस्टिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी और सरल सिस्टम की वजह से इसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। अभी भारत लॉजिस्टिक्स पर अपनी कुल जीडीपी का 14 से 16% तक खर्च करता है। सोचिए, पैसा जितना कमाता है भारत, उसका 14 से 16% तो सड़कों पर ही जाया हो जाता है। वहीं अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के 9% से भी कम होती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, कहां 16%, कहां 9%। लेकिन अब सरकार नई लॉजिस्टिक नीति के साथ इस अंतर को कम करने की कोशिश में है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स में लगभग 8% तक की कमी लाना है। इस नीति का दूसरा उद्देश्य 2025 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार और दशक के अंत तक टॉप 25 देशों में शामिल होना है। वैसे पिछली बार जारी लिस्ट में भारत 44वें नंबर पर है। बात को जरा समझिएगा, सरल भाषा में कहें, आपको कहां से फायदा होने वाले से पता है आपको? बस्तर से जो देसी मुर्गा था, अगर उसे पैक करके आपको मुंबई पहुंचाना है तो वहां माल ढुलाई अगर आसान हो गई, रेल की जगह, सड़क की जगह हवाई माध्यम से अगर आपका माल पहुंचाएगा जल्दी और सस्ते दामों पर, तो सोचिए क्या होगा। हमने एक एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़ के बस्तर का, हो सकता है कोलकाता में कुछ और बनता हो सकता है महाराष्ट्र में कोई और ऐसी स्पेशलिटी हो वहां की। कहने का मतलब इंडिया जो है ग्लोबल विलेज बन जाएगी। समझिए, इंडिया ही नहीं, मतलब हर जो शहर है भारत के, जहां कुछ ऐसा है जो यूनिक है उस शहर का, जो बेहतरीन है, जो प्रोड्यूस वहां से होती है, जो उपज वहां से होती है, जो प्रोडक्शन जिस चीज का भी होता है, उसे वहां से प्रोड्यूस करके उसके गंतव्य तक, जो गंतव्य से समझ लीजिए ऐसा था कि किसी राज्य के पिछड़े क्षेत्र से उसे उस राज्य के राजधानी तक पहुंचाना मुश्किल होता था, अब वो माल देश की राजधानी तक पहुंचेगा और हो सकता है उससे फिर विदेश भी एक्सपोर्ट किया जा सके। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो मान के चलिए ये जो मीडिएटर, जो बिचौलिए थे अमेजन टाइप के और दूसरे टाइप के, इन सब का जो है रहना खाना खत्म हो जाएगा। अब माल जो सेलर है वो सीधे ग्राहक तक पहुंचाएगा। वो सेलर जो है अब कौन होगा? वो देश का हथकरघा चलाने वाला बंदा भी हो सकता है, वो सूत काटने वाला बंदा भी हो सकता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक गांव का बंदा भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं?
इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। अगर माल ढुलाई सस्ती हुई, एक्सेसिबल हो गई, देश के कोने कोने तक पहुंच गई, तो समझ लीजिए भारत का हर गांव एक फैक्ट्री बन सकता है, क्योंकि देश के हर गांव की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो है। और जब पैसा वहां तक पहुंचेगा, डेवलपमेंट वहां तक पहुंचेगा, तो आप समझ सकते हैं देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा। और जब यह और बेहतर होता जाएगा लॉजिस्टिक सिस्टम हमारे देश का, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा उसके बाद भारत खूब पैसा कमाएगा और डेवलप्ड होगा। मुद्दा ये है, आगे सुनिए। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य जो है वह प्रभावी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का निर्माण करना। अभी तक ज्यादातर लॉजिस्टिक का काम सड़कों के रास्ते होता था, काफी खर्चीला होता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत अब माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग यानी कि जहाजों से और एयर ट्रांसपोर्ट से भी होगा, हवाई यात्रा से भी होगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी और साथ ही कम पैसे में जल्दी सामान पहुंचेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद में जो माल ढुलाई का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो माल की भी तो कीमत कम हो गई ना। समझिए दोस्तों क्या होने वाला है, माल भी सस्ता, सही माल सही जगह जल्दी पहुंचता, पैसे तो बहुत कमाई होगी इससे, समझ रहे हैं आप। ये पॉलिसी भारत में री इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और मल्टी मॉडल परिवहन पर आधारित होगी। इस नीति की सबसे खास बात टेक्नोलॉजी का एकीकरण और सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस की स्थापना, जो कि काफी फायदेमंद साबित होगा। इस प्रोसेस की वजह से शिपमेंट एलोकेशन में आसानी होगी और सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी। भारत जैसे देश में ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यहाँ B2B और ई कॉमर्स काफी तेजी से डेवलप होने वाले क्षेत्र बन चुके हैं। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जहां एक बिजनेस दूसरे के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन करता है, और ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह। और ई कॉमर्स साइट के बिजनेस पर गोदाम, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और जब सप्लाई चेन आसान हो जाएगी तो लॉजिस्टिक भी सस्ता हो जाएगा, ई कॉमर्स साइट की कॉस्ट भी कम होगी और इसका सीधा फायदा मिलेगा उनके कस्टमर्स को यानी कि आपको। और आपको आपके फेवरेट प्रोडक्ट पहले से भी ज्यादा डिस्काउंट पर मिल पाएंगे, जिसकी वजह से देसी ई कॉमर्स साइट के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब ये कंपनियां खर्चे ज्यादा होने की वजह से अमेजन जैसी विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाती। हमारे देश की देसी कंपनियों की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स वाली। और जब इनकी लागत कम होगी तो ये हमें और आपको और भी बेहतर सुविधाएं दे पाएंगी। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से इस काम में लगे करोड़ों लोगों की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। इस समय भारत में 10,000 से अधिक प्रोडक्ट के लॉजिस्टिक कारोबार का आकार 160 अरब डॉलर है। इस फील्ड में 2.2 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं। इस क्षेत्र की हालत बेहतर होने से इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक लागत में 10% की कमी आएगी, जिससे एक्सपोर्ट में 5 से 8% की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल लॉजिस्टिक क्षेत्र काफी जटिल है। 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज और 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, 200 शिपिंग एजेंसियां, 36 लॉजिस्टिक सर्विसेज, 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD, 166 कंटेनर फ्रीट स्टेशन CFS, 50 IT सिस्टम, बैंक और बीमा एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं। और नई लॉजिस्टिक नीति आने के बाद से लॉजिस्टिक्स में आने वाली दिक्कतें दूर होगी, जिससे काम इन शॉर्ट आसान होगा और इसका सीधा लाभ देश के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ेगा। तो बंधु, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की नीति सफल हो पाएगी? क्या सच में आखिरी छोर तक नीति के फायदे पहुंच पाएंगे? कहीं ये नीति भी दूसरी नीतियों की तरह करप्शन और राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगी? अगर इन सब पुराने ढकोसलों से बच गई ये नीति, तो मान के चलिए दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, अच्छी पहल है, इसे अपने तक सीमित रखना तो बिल्कुल जायज है ही नहीं। तो सबसे पहले भैया बटन दबाओ शेयर का, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और लोगों तक ये खबर तुरंत पहुंचा दो। आप पहुंचाओ तो बेहतर, दूसरे पहुंचाए उससे पहले आप ही पहुंचा दो। शेयर करो ये वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। किसी भी मुल्क के अंदर लॉजिस्टिक जो है बहुत मायने रखती है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन लॉजिस्टिक जो है अगर वो बैकबोन मजबूत हो जाए ना तो मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करता है। चाइना को ही देख लें, जैसे अली एक्सप्रेस वगैरह है और अलीबाबा है, तो इसके अंदर इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है लॉजिस्टिक पर। पहले जो चीज़ 12 दिनों में पहुँचती थी, वो चीज़ जो है वो 5 दिन में, 2 दिन में भी पहुँची है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं और ये बहुत फर्क पड़ जाता है इस पर। ट्रेडिंग में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर इंडिया इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है तो इंडिया की आवाम को बहुत फर्क पड़ेगा, टैलेंटेड लोगों को भी बहुत फर्क पड़ेगा। आजकल तो गांव गांव में टैलेंट है, समझ रहे हैं। इसने बड़ी प्यारी बात की बंदे ने कि हर गांव जो है अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है और अपनी एक स्पेसिफिक कारकर्दगी रखता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है। और इंडिया वैसे ही कल्चरल हिसाब से बहुत कलर है इंडिया के अंदर ना, कल्चर को लेके बैठे हैं, बहुत सारे कौमें हैं और अपना एक मुनफरिद रंग रखती हैं। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में भी देखने को मिलेगा। अगर ये लॉजिस्टिक ईजी कर देते हैं तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद रहेगा। इंडिया के लिए तो रहेगा ही, आम आदमी के लिए भी रहेगा, गवर्नमेंट के लिए भी रहेगा। एनीवे,
कमेंट के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसका लिंक है, उनको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।